दोनों ही उम्मीदवारों के लिए, दोनों ही जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनके लिए खतरे की घंटी है। मुझे एक भी इंसान ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि मेरे बूथ पे 60% पोलिंग हुई। भाजपा मानकर चल रही थी वो लीड या तो मिलेगी नहीं, मिलेगी तो नामात्र मिलेगी। भोरगांव में भी कांग्रेस की मजबूत स्थिति है और कांग्रेस ने एक सोची समझी चाल के तहत 9 और 10 वार्ड में अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था, जिसका कांग्रेस को बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। उनका फेस और उनकी अच्छाई बुराई जो भी सब चीज़ें आती है। लेकिन आप ये देखिए जो सामान्य वार्ड है वहाँ पे तो 3 अगर कैंडिडेट भी है तो वो एक ही कास्ट के है, तो वहाँ पे क्या? हरियाणा की पॉलिटिक्स में 60% जो वोटर्स हैं वो कास्ट को देखकर वोट करते हैं कि जी ये हमारा है। मुझे शुरुआती खबर मिल रही है वार्ड नंबर 14 में केवल 45% मतदान हुआ है। उनको भी कांग्रेस के सिंबल पर इतना वोट नहीं मिल रहा। पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर का भी पूरा उनका आशीर्वाद कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इस वार्ड में बिल्कुल कांटे का मुकाबला रहेगा। लेकिन आपने एक शब्द भी इस्तेमाल किया है, वोट काटू। ये तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चुनाव से पहले उनका रहता है। ये देखिए, हमेशा चुनाव जो हरियाणा में होता है या तो किसी को जिताने के लिए वोटिंग होती है या किसी को हराने के लिए वोटिंग होती है। रोहतक नगर निगम मेयर और 22 वार्डों का चुनाव का मतदान हो चुका है। मतदान उम्मीद से काफ़ी कम हुआ है, इसलिए अब ये जो 12 मार्च को जो रिज़ल्ट आएगा वो बहुत हैरानी करने वाला होगा। तो आज के मतदान को लेकर वार्ड वाइज और मेयर की क्या स्थिति रहेगी चुनाव में, कौन आगे है कौन पीछे है, ये तो एग्जिट पोल का अभी नहीं बता पाएंगे क्योंकि 2 जगह पे मेयर के चुनाव अभी पेंडिंग है। लेकिन हम ओवरऑल विश्लेषण आपके सामने रखने जा रहे हैं और हमारे साथ है जोगिंदर कथुरिया, जो राजनीतिक विश्लेषक भी है और पत्रकार भी है। तो जोगिंदर जी, आपका पॉडकास्ट स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद ओपी जी। अच्छा, ये बताइए कि 51% जो है अभी तक, कुछ देर पहले तक का हमने देखा कि ओवरऑल जो है मतदान वो 51% के आसपास हुआ है। तो ये जो कम मतदान हुआ है इसके पीछे क्या कारण है और इसको किसको नफ़ा नुकसान होने वाला है? देखिए, वैसे तो दोनों ही उम्मीदवारों के लिए, दोनों ही जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनके लिए खतरे की घंटी है। बीजेपी ये सोच रही थी कि जितना ज़्यादा मतदान होगा उतनी ज़्यादा बड़ी जीत हम हासिल कर पाएंगे। अब जो भी चुनाव का रिजल्ट होगा, परिणाम होंगे, नतीजे होंगे, वो बिल्कुल क्लोज फाइट हो गई है। पलड़ा बिल्कुल बराबरी पर आकर रुक गया है, किसी और भी झुक सकता है। अगर हम शुरुआती आकलन, बाकी जब 285 बूथों का डाटा मेरे पास आ जाएगा बूथ वाइज, उसके बाद एक वीडियो और उसमें मैं बिल्कुल आपको डीपली कंक्लूजन बता पाऊंगा। अभी केवल ओवरऑल डाटा आया है 51%। हाँ, मैंने बहुत सारे बूथों पे फ़ोन करके पूछे हैं। मैंने कम से कम 100 बूथों पे फ़ोन करके अभी कितने % पोलिंग रही। मुझे एक भी इंसान ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि मेरे बूथ पे 60% पोलिंग हुई। आउटर में 60 से ज़्यादा जो गांवों की पोलिंग है, चाहे वो सुनारिया, चाहे वो बोहर, चाहे वो बलियाना, चाहे वो खेड़ीसाद, चाहे वो कन्हेली, या आउटर की कॉलोनी है। हाँ, आउटर की कॉलोनीज में वहाँ पे पोलिंग 60 या 60 से ज़्यादा है। और जो शहर, जो रोहतक, आप जो रोहतक नगर निगम को 3 भागों में बांट सकते हैं। रोहतक विधानसभा का भाग, पूरी रोहतक विधानसभा रोहतक नगर निगम में शामिल है। कलानौर विधानसभा का भाग जो 1 से लगभग 6 वार्ड तक 5 से 6 वार्ड तक, हाँ, 6 वार्ड तक ये लगभग कलानौर विधानसभा में ही आता है। बल्कि
1 से 5 तक 6 जो नंबर वार्ड है उसमें तो शहर का रोहतक विधानसभा का पार्ट शायद आता है। 21 और 22 वार्ड जो 20 है वो भी कुछ कलानौर में है। हाँ, 20, 21, 22 ये कलानौर के हैं, और 2 वार्ड ऐसे भी हैं जिनका जो पार्ट है वो किलोई विधानसभा गढ़ी में सांपला है। किलोई। हाँ, गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा में आता है। तो मैं ये कह रहा हूँ 2 लाख जो वोट्स हैं रोहतक विधानसभा की, वहाँ जो मेरे पास शुरुआती डाटा आया है, अभी कंक्लूसिव एविडेंस नहीं आए हैं, कि लगभग 90,000 की पोलिंग, जी। और उस 90,000 की पोलिंग में अगर यही पोलिंग 1,20,000 होती तो मुझे जो लग रहा था रोहतक विधानसभा के अंदर जो वोटर्स हैं वहां पे लीड भाजपा के पास 20 से 30,000 के बीच में हो सकती थी। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 1 लाख, सवा लाख तक अगर रोहतक विधानसभा की पोलिंग होती तो भाजपा का मेयर बनना तय था। बिल्कुल। अब जो ये पोलिंग परसेंटेज बहुत कम रहा, और विशेष तौर पे रोहतक विधानसभा में, तो जो लीड भाजपा मानकर चल रही थी वो लीड या तो मिलेगी नहीं, मिलेगी तो नामात्र मिलेगी। तो वहीं से खतरे की घंटी स्टार्ट होती है, क्योंकि जो कलानौर विधानसभा का पार्ट है, और कलानौर विधानसभा से आते हैं सुनारिया गांव, कन्हेली गांव, पेरावर गांव, खेड़ीसाद गांव और बलियाना। इन गांवों में कांग्रेस की अच्छी वोट बैंक है, अच्छी पकड़ है। शकुंतला खट्टक जो विधायक बनी है तो इन्हीं गांव ने, और जो गांव साथ लगते और गांव है वहीं से इन्होंने लीड ज्यादा मिली और थी। गढ़ी सांपला किलोई का एरिया देखा जाए तो जो सेक्टर्स का कुछ एरिया आता है, और बोहर गांव में भी कांग्रेस की मजबूत स्थिति है, और कांग्रेस ने एक सोची समझी चाल के तहत 9 और 10 वार्ड में अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था, जिसका कांग्रेस को बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। नहीं तो कांग्रेस यदि एक को सिंबल दे देती तो बाकी जो प्रत्याशी वहां चुनाव लड़ रहे थे वो मेयर के प्रत्याशी कांग्रेस को वोट नहीं करते। अच्छा, ये बताइए, ये जो चुनाव है ये कास्ट बेस पे चला है या स्थानीय वार्ड के मुद्दों के लेके चला है, या व्यक्तिगत जो प्रत्याशी है उनका फेस और उनकी अच्छाई बुराई जो भी सब चीजें आती है वो कैंडिडेट इंडिविजुअल चुनाव? देखिए, कभी भी कोई भी चुनाव होता है, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे निकाय चुनाव हो, चाहे लोकसभा का हो, किसी एक मुद्दे पे कभी भी वोट नहीं डाला जाता। और मुझे जो लगता है इंडिया की जो पॉलिटिक्स है, और विशेष तौर पर जो हरियाणा की पॉलिटिक्स है, हरियाणा की पॉलिटिक्स में 60% जो वोटर्स हैं वो कास्ट को देखकर वोट करते हैं कि जी ये हमारा है। फिर कुछ मुद्दे अक्षेत्रवाद के भी रहते हैं, ये हमारे नज़दीक का है, इसके पास हम इजीली पहुंच पाएंगे, ये हमारा करीबी है, इससे हम जानते हैं। लेकिन आप ये देखिए जो सामान्य वार्ड है वहाँ पे तो 3 अगर कैंडिडेट भी है तो वो एक ही कास्ट के है, तो वहाँ पे क्या कौन से मुद्दे रहेंगे? वहां पे वही अक्षेत्रवाद का मुद्दा रहता है, ये मेरा करीबी है, ये मेरी कॉलोनी का है, ये दूसरी कॉलोनी का है। तो भाजपा, कांग्रेस और अदर भी इसमें वो भी रहेगा कुछ? रोहतक शहर में 3 वार्ड ऐसे भी हैं जहां केवल उनके फेस पर वोट डलता है, पार्टियों पर वोट नहीं जाता। मैं अशोक खुराना जी जो लगातार उनके परिवार से, चाहे उनकी वाइफ, वार्ड नंबर 14 से जो वोट उनके फेस पे डलता है, वहाँ पार्टी बेस भी वोट है, तो उन्हें दोनों कॉम्बिनेशन का वोट मिलता है, फिर उनके द्वारा किए गए कामों पे ही फेस वैल्यू बनती है। इसी प्रकार 2005 में तो उन्होंने बीजेपी के सिंबल को भी लेने से मना कर दिया था। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, वो उनके फेस से ही उन्हें टिकट मिलती है, उनके फेस से ही उन्हें वोट लेकिन मिलते हैं। इस बार चुनाव में उनको मजबूत प्रत्याशी जो है कांग्रेस से वो टक्कर दे रहा है। पहले ऐसे प्रत्याशी उनको टक्कर देने वाले कम ही लोग मिले। मैं आपको एक बात बताऊं, जो मुझे शुरुआती खबर मिल रही है, वार्ड नंबर 14 में केवल 45% मतदान हुआ है। देखिए, फाइनल डाटा अभी नहीं आया है, पर जो मैंने फोन करके पूछे, मेरे पास जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उन रिपोर्ट्स के तहत केवल 45% मतदान। खैर, मतदान का जो परसेंटेज है वो तो अभी और बढ़ेगा क्योंकि वो अपडेट होने में टाइम लगता है। चलो जो भी, उसके बाद मैं आपको बता दूं, एक 17 वार्ड में गुलशन इश्फुनियानी जी की छवि
उनको भी कांग्रेस के सिंबल पर इतना वोट नहीं मिल रहा, उनको व्यक्तिगत छवि पे वोट मिल रहा है, उन्हें बल्कि बीजेपी वाले भी वोट करते हैं, जो बीजेपी के वोटर्स हैं वो भी उन्हें पसंद करते हैं। परंतु इस बार उन्हें जो मजबूत प्रतिद्वंदी डिंपल जैन, जिनके पास हर तरह वो पूर्व में पार्षद रही हैं, मनीष ग्रोवर और ईश्वर सिंघल उनके बहुत ही करीबियों में उनकी गिनती होती है, और अच्छा पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर का भी पूरा उनका आशीर्वाद उन पर रहता है। आशीर्वाद रहा। उसके बाद ईश्वर सिंघल जी का भी उनके ऊपर पूरा आशीर्वाद सबसे रहा। बड़ी बात है कि उनके चुनाव की कैंपेनिंग के लिए डिप्टी स्पीकर जो है कृष्ण मिड्ढा जी भी आए हैं हम स्पेशल। बहुत सारे जो भाजपा की जो रणनीति रही है, अपने बड़े बड़े दिग्गजों को चुनाव मैदान में उतारा, और देखिए पंजाबी वोटर्स को लुभाने के लिए कृष्ण मिड्ढा को आर्य नगर मार्केट डोर टू डोर करवाई गई। मैंने खुद उसको कवर किया, कृष्ण मिड्ढा जी का, बल्कि मैंने पर्सनल इंटरव्यू भी किया। उन्होंने डोर टू डोर किया है, केवल जिन वोटर्स पर गुलशन इस्पुनियानी की व्यक्तिगत पकड़ है उन वोटर्स को तो लुभाने क्या के लिए। गुलशन इस्पुनियानी रिकॉर्ड बनाएंगे या उनका विजयी रथ अब की बार रुक जाएगा? देखिए अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, इस वार्ड में बिल्कुल कांटे का मुकाबला रहेगा। आप इसमें जब बिल्कुल फाइनल डाटा आ जाएगा फिर हम कुछ अनुमान लगा पाएंगे, बाकी कांटे का मुकाबला है। लेकिन फेस की बात करें तो वार्ड नंबर 12 से कदम सिंह अहलावत जो है वो कांग्रेस के उन्हें भी पार्टी पे कांग्रेस के सिंबल के बजाय अपने फेस पर ज्यादा वोट मिल रहा है। वहां केवल जो मुकाबला कदम सिंह अहलावत और शिल्लू नांदल जो जो भाजपा कि से है। भाजपा से प्रत्याशी हैं, उनको बीच में मुकाबला बन गया। बाकी तो जितने भी प्रत्याशी थे लगभग उन्होंने वोट काटू का ही काम किया है, एक दूसरे के वोट डैमेज। पर मुझे लग रहा है कि वहाँ पे भी जो सेक्टर्स का एरिया वहाँ जाट लेकिन बाहुल्य। आपने एक शब्द भी इस्तेमाल किया है वोट काटू, ये तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चुनाव से पहले उनका रहता है ये। वैसे मैं नारा। एक बात कह रहा हूँ, वो वोट बीजेपी की भी कट सकती है, कांग्रेस की भी कट सकती जी, है, जी। जो भी बाकी वहाँ प्रत्याशी थे। वो देखिए हमेशा चुनाव जो हरियाणा में होता है, या तो किसी को जिताने के लिए वोटिंग होती है या किसी को हराने के लिए वोटिंग होती है। यहाँ जो कदम सिंह अहलावत को हराना चाहते थे उन्होंने शिल्लू नांदल को वोट किया होगा, जिन्होंने कदम सिंह अहलावत को जितवाना था उन्होंने कदम सिंह अहलावत को वोट किया होगा। बाकी जो वोट्स गए हैं, बाकी प्रत्याशी मुकाबले में नहीं थे, इसलिए उन्होंने तो एक दूसरे को वोट काटने का ही काम किया, इसलिए वोट काटू उम्मीदवार। देखो मैं भी शहर में घूमा हूँ, बूथों पे गया हूँ, वार्डों में अलग अलग जगह पे मैंने वहाँ का माहौल देखा है। लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा जैसे इलेक्शन में जो होता है ना कि जोर लगा रखे है प्रत्याशियों ने, वो मुझे वार्ड नंबर 10 में, जहाँ से वो रमेश बोहर की वाइफ जो मैदान में है, मेजर ज्योति, और एक वहाँ से इंडिपेंडेंट है सुमित, उनकी वाइफ है शायद मनीषा नांदल, जो वैसे तो कांग्रेसी है वो, लेकिन उन्होंने सिंबल कांग्रेस ने वहाँ पे नहीं दिया। तो इन दोनों के बीच में तगड़ा मुकाबला है, और एक एक वोट उन्होंने पोल करवाने के लिए प्रयास किया है। देखिए जितना उस वार्ड में ज्यादा पोलिंग हुई है उसका फायदा भी कांग्रेस को हुआ है। कांग्रेस का मतलब कांग्रेस को मेयर प्रत्याशी के लिए हुआ मेयर है। प्रत्याशी, कांग्रेस की ये सोची समझी रणनीति ही थी कि वहां पर अपना यदि प्रत्याशी उतारते हैं कि अपना सिंबल दे भी देते हैं और कोई एक प्रत्याशी इंडिपेंडेंट मैदान में आ जाता है तो मेयर के वोट कट जाएंगे। हम जिस प्रकार आप पंचायती चुनावों में देखते हैं, यदि हमारे धड़े का ही कोई पंच खड़ा हो जाए तो फिर ये होता है कि इन्हें सरपंची के वोट भी चाहिए, मेंबरी के भी चाहिए। इसी प्रकार यहाँ पर इन्हें पार्षद के वोट भी चाहिए, इन्हें मेयर के वोट भी चाहिए। तो वो सौदेबाजी नहीं हो पाई क्योंकि कांग्रेस ने अपना सिंबल नहीं दिया, जिससे कांग्रेस के वोटर्स ने यहाँ पर मनीषा नांदल को वोट किया, और जो मनीषा नांदल के वोटर्स ने यहाँ पर कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी सूरजमल किलोई को वोट किया। देखो वार्ड नंबर 10 सबसे कांटे का मुकाबला, वार्ड नंबर 11 बहुत कांटे का मुकाबला, वहाँ से वो राजेश प्रधान जो बलियाना के पूर्व सरपंच भी रहे हैं और उनकी पत्नी जो है वो पूर्व में पार्षद 2013 से 18 तक पार्षद रही हैं, उपासना देवी। हाँ जी। और
वहाँ पे कांग्रेस से है परीक्षित देशवाल। देशवाल। तो वहाँ पे भी बहुत ही कांटे का मुकाबला है। पोलिंग भी वहाँ पे मुझे लगता है कि 60 के आसपास हुआ है। तो वहाँ पे जो वोट प्रतिशत जो बढ़ा है उसमें आपको क्या लगता है, कांग्रेस को एज मिलेगा या भाजपा को मिलेगा? देखिए, मैं अगर वार्ड वाइज जल्दी जल्दी में बात करूं, वार्ड नंबर 1 में भाजपा और इंडिपेंडेंट जयपाल पंचाल के बीच में मुकाबला है। ये गृह वार्ड था रामावतार वाल्मीकि का। बहुत ज़्यादा लीड की अनुमान लगाया जा रहा था, परंतु अनुमान से कम लीड मिलेगी यहाँ पर रामावतार, मेरे अनुमान में कांग्रेस वहाँ पिछड़ गई। वहाँ पिछड़े। कांग्रेस तो पहले 2 स्थानों में भी नहीं है पार्षद के लिए, परंतु मेयर में सीधा मुकाबला है। तो जो भाजपा को वहाँ वोट नहीं करना चाह रहे थे वो वहाँ कांग्रेस को वोट कर रहे हैं मेयर के लिए। वहाँ ओवरऑल यदि हम बात करें तो जो लगभग मेरे पास डाटा आ रहा है 1,65,000 के करीब पोलिंग का डाटा आ रहा है। कांग्रेस वहाँ पे मतलब मैदान से बाहर है। वार्ड नंबर 2 पे हम चलते हैं। वार्ड नंबर 2 में भाजपा की प्रत्याशी बढ़त बनाती हुई दिख रही है। आशा लता को भाजपा ने टिकट दी थी। यहाँ पर सैनी समुदाय बाहुल्य वार्ड है। सैनी समुदाय सैनी मुख्यमंत्री के नाम पर भाजपा की ओर झुकाव कर रहा है, और जो आशा लता है वो सैनी समुदाय की बहू है, और इसलिए उन्हें टिकट भी भाजपा ने आसानी से दे दी। वैसे बेसिकली उन्हें भाजपा का वर्कर और पुराना जो बैकग्राउंड देखा जाता है, ऐसा कुछ भाजपा में बैकग्राउंड था नहीं, परंतु सैनी समुदाय को खुश करने के लिए वहाँ ये टिकट दी गई थी, और सैनी समुदाय के वोटर्स का वोट करने का बेनिफिट भी मिला है वहाँ पर, क्योंकि वो धर्मवीर सैनी की धर्मपत्नी है आशा लता, और इसलिए मुझे लग रहा है 2 वार्ड से मेयर की। चलो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं देंगे क्योंकि इनको सब जानते ही है। हम आज जो वोटिंग परसेंटेज वार्ड नंबर 3 में मुझे लग रहा है शोभा बिरलान जो भाजपा की प्रत्याशी है, उन्हें सैनी पंजाबी वोटर्स का अच्छा साथ मिल रहा है। जो उनके व्यक्तिगत जाति का वोट है वो 4 प्रत्याशियों में बट रहा है। 3 कांग्रेस प्रत्याशियों का में प्रत्याशी की क्या स्थिति? वहाँ मोनिका मुझे लग रहा है पहले 3 में भी नहीं है, मतलब वो भी मुकाबले से बाहर है। मुकाबले से अब हम बाहर। 4 में आते हैं। वार्ड 4 में कांग्रेस को अच्छे वोट्स मिल रहे हैं क्योंकि वो सूरजमल की किलोई की ससुराल है, और रैनकपुरा और डेरी पाना वहाँ जाट बाहुल्य और रविदासिया बाहुल्य मतदाताओं की संख्या अच्छी है, इसलिए जो समीकरण थे, जातीय समीकरण थे, वो उनकी फेवरेबल थे। तो वहाँ मेयर को भी फायदा होगा और पार्षद को भी कांग्रेस। हाँ, वहाँ पार्षद कांग्रेस का जीत भी सकता है, क्योंकि वहाँ धानक समाज से 5 प्रत्याशी मैदान में थे, सभी के बीच में अपने समाज का तो वोट बट गया। सैनी और पंजाबी समुदाय का वोट भाजपा की तरफ रुझान दिखाई दे रहा था, जाट और रविदासिया का जो रुझान कांग्रेस की तरफ दिखाई दे रहा था, इसलिए इन्हीं दोनों के बीच में मुकाबला दिखाई दे रहा है। हाँ, एक रैनकपुरा से आगे का जो गामड़ा एरिया बोला जाता है, वहाँ अन्नू खासा का, जगदीश खासा के परिवार से अच्छा खासा प्रभाव दिखाई दे रहा था, परंतु मुझे लग रहा है कि फाइट कांग्रेस और भाजपा के बीच में रहने वाली है। वार्ड नंबर 5 सुरेश किराड़ पूर्व पार्षद हैं, 2 बार के पूर्व पार्षद जीत हैं। निश्चित है लगभग? नहीं, अब मुकाबला कड़ा हो गया, क्योंकि वहाँ पर रविदासिया समाज का जो रुझान सूरजमल किलोई के कारण वहाँ संदीप कांगड़ा की तरफ रहा। वाल्मीकि समाज से संदीप कांगड़ा बिलोंग करते थे। अच्छी फाइट देखने को मिलेगी। नज़दीकी मुकाबला, जिस प्रकार पिछली बार नज़दीकी मुकाबले में केवल 51 वोटों से शायद उन्होंने रेणु डाबला जी के ससुर आजाद डाबला को हराया था, इस बार मुझे लग रहा है कि कड़ा मुकाबला है, कुछ भी हो सकता है। वहाँ कई प्रत्याशी मैदान में। जो रेणु डाबला के साथ उनके पारिवारिक या वो जैसे नाराजगी है, तो क्या रेणु डाबला का जो वोट है वो उनकी तरफ जाएगा? मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता। अगर वो पार्टी लाइन में रहे हैं पीछे, ऐसे तो सुरेश किराड़ जी ने जब विधानसभा का चुनाव लड़ रही थी रेणु डाबला, तो उनकी मदद नहीं की। नहीं, लेकिन उन्होंने नाराजगी भी तो प्रकट की थी। हाँ, हो सकता है, परंतु मुझे लगता है कि पार्टी लाइन में जब आदमी इतने बड़े ओहदे पर चला जाता है तो इतनी छोटी बातों को इग्नोर भी करते हैं। अगर वार्ड 6 की बात करें तो यहाँ भाजपा ने नौरातामल भटनागर की धर्मपत्नी नीरा भटनागर, जो कि पूर्व में पार्षद रही हैं, पिछली बार भी अच्छा चुनाव लड़ा था। उन्होंने एक बार जो हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरमैन भी रही हैं प्रतिभा सुमन, पूर्व में नगर परिषद की चेयरपर्सन रही हैं, और जो
महिला मोर्चा होती है उनका भी प्रदेश अध्यक्ष का पद प्रतिभा सुमन को मात दी थी नीरा भटनागर ने। उनकी अपनी व्यक्तिगत छवि है और मुझे लग रहा है कि यहाँ नीरा भटनागर को अच्छी फाइट दी निर्दलीय प्रत्याशी आशा चावला ने। यहाँ भाजपा पार्टी का सिंबल होने का थोड़ा सा बेनिफिट नौरातामल तो भटनागर कांग्रेस की क्या स्थिति है वहाँ पे? कांग्रेस मुझे लग रहा है कि कहीं टक्कर में ही नहीं है। मुझे लग रहा है तीसरे स्थान पर कांग्रेस रहेगी। पहले मतलब वहाँ आप घूम के आए हैं, आपने देखा तो वहाँ कोई कांग्रेस का ज्यादा सा, कांग्रेस तीसरे या चौथे स्थान के लिए और लड़ाई। साथ में वो कपिल नागपाल भाजपा से हैं। हाँ, यहाँ पर संजय सैनी जो सैनी समुदाय के तो वोट कांग्रेस को के जो अपनी संजय तरफ मलिक है वो पिछड़ के, लग तो रहा है शुरुआती या रुझानों में तिकोना भी हो सकता है। तिकोना होता मुश्किल लग रहा है। जो मुकाबला मुझे संजय सैनी और तो यहाँ इंडिपेंडेंट कपिल बाजी मार नागपाल सकता के है बीच वैसे। हाँ, इंडिपेंडेंट बाजी मार सकता है। दोनों पार्टियां देखती भी रह सकती हैं। वो कहते हैं बिल्लियों की 8 लड़ाई। नंबर से हम किसको मानते हैं? 8 नंबर वार्ड में मनोज सैनी को 2 मजबूत प्रत्याशियों से टक्कर मिली। यहाँ कांग्रेस चौथे स्थान पर भी खिसक सकती है। 8 वार्ड में कांग्रेस की प्रत्याशी शारदा सैनी शायद चौथे स्थान पर भी रहे, तीसरे या चौथे पे रह सकती है। वहां पर आपके अनुमान? सुरेंद्र पवार की धर्मपत्नी आशा पवार जो भी, कांग्रेस से जो नाराज पिछली होके, बार भी 2200 के करीब वोट्स मिले थे और इस बार भी अच्छे वोट्स हासिल कर रहे हैं सुरेंद्र पवार। परंतु उन वोट्स को जीत में तब्दील कर पाते हैं या नहीं ये तो 12 तारीख को पता चलेगा। पर फाइट अच्छी थी। माहौल मतलब उनके पक्ष में दिख रहा था वहाँ। मैं उस वार्ड को 3 भागों में बांटते हैं। प्रेमनगर चौक से राइट साइड का एरिया वो सारा, वहां पर मनोज सैनी की धर्मपत्नी कविता सैनी और बीजेपी का माहौल दिखाई दिया। जैसे ही हम सैनी स्कूल की तरफ, सैनी कॉलेज की तरफ जाते हैं, राइट लेफ्ट दोनों जगह प्रभाव सुरेंद्र पवार का दिखाई दिया। जैसे ही हम सुकुरा चौक की तरफ चलते हैं वहां प्रभाव अंजू सैनी का दिखाई दिया। मुझे किसी भी क्षेत्र में शारदा सैनी का प्रभाव नहीं दिखाई दिया। इसलिए मैं मान के चल रहा हूं वहां बुरी स्थिति में कांग्रेस चौथे स्थान पर भी रह सकती है। वार्ड नंबर 9 में क्या मानते हैं? वार्ड नंबर 9 में मुझे विजेंद्र हुड्डा और जगवीर राठी के बीच में टक्कर दिखाई दे रही है। यहाँ भाजपा, कांग्रेस ने तो अपना सिंबल किसी को भी नहीं दिया था। भाजपा पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है और रविंद्र चौरान भी पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो टक्कर मुझे दिखाई दी यहाँ विजेंद्र हुड्डा और जगवीर राठी पहले के बीच पार्षद रह भी चुके हैं, कई बार चुनाव लड़ चुके हैं और जाट संस्थाओं के भी कोषाध्यक्ष रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। 10 में हम चर्चा कर चुके हैं, बिल्कुल। 11 में भी हम चर्चा कर चुके हैं, बिल्कुल कर चुके हैं। अब हम वार्ड नंबर 14 में आते हैं। हाँ, वार्ड नंबर 14 में मतदान प्रतिशत बहुत कम रहा है, परंतु सेफ लग रहा है मुझे कि अशोक खुराना का परिवार लगातार। वार्ड नंबर 13 में भी हम यहाँ पर इंडिपेंडेंट मजबूत टक्कर दी आरती जुनेजा ने। शुरुआती जो लग रहा था कि जो ज्यादा मुकाबला नहीं रहेगा, मतलब भाजपा आसानी से एक तरफा भाजपा जीत जाएगी, ऐसा नहीं रहने वाला। मार्जिन बहुत कम होगा। वार्ड नंबर 13 पर भी आते हैं क्योंकि वहाँ पे भाजपा और कांग्रेस के अलावा एक इंडिपेंडेंट भी है, नरेश काड़ा की जो भोर से हैं, उनकी वाइफ। मुझे लगता है कि नरेश काड़ा, जो नरेश बोर हैं, काड़ा बोर हैं, वो इजीली ये चुनाव निकाल जीतने पाएंगे की स्थिति में है। मुझे जो लग रहा है। बाकी प्रत्याशियों के बीच में वोट बट रहे हैं, चाहे वो परमेंद्र दलाल थे, चाहे वो कांग्रेस के प्रत्याशी यशवीर खरब थे, और चाहे सूबेदार धर्मवीर थे यहाँ भाजपा के प्रत्याशी। मुझे लग रहा है नरेश के पास अपना एक कंफर्ट जोन है। तो वार्ड नंबर 15, वार्ड नंबर 15 में अनीता मिगलानी को अच्छा मुकाबला मिला संजय खुराना से, पर मुझे लग रहा है फाइनल रिजल्ट में अनीता मिगलानी ही विनर रहेंगे, क्योंकि वो तो बीजेपी से पहले राधेश्याम ढल थे और पूर्व में पार्षद रही हैं अनीता मिगलानी। अनीता मिगलानी का अपना खुद का भी वहाँ पे अच्छा सा जनाधार है, और वो वहाँ के लोगों पे उनके पकड़ भी है। पति भी पूर्व में पार्षद रहे हैं। उनकी आकस्मिक निधन होने के बाद ही अनीता मिगलानी राजनीति में आई थी। तो वार्ड नंबर 16, वार्ड नंबर 16 में मुक्ता नागपाल बहुत ही कंफर्ट जोन में है, इजीली चुनाव जीतेंगे। पोलिंग परसेंटेज कम रही है, मार्जिन अच्छा। मुझे लगता है कि शायद पूरे रोहतक में सबसे बड़े मार्जिन से मुक्ता नागपाल जी। तो मयूर जो मुदगिल है, उनका चुनाव नहीं उठ पाया। वैसे उन्होंने संघर्ष पूरा किया है अपनी तरफ से। प्रचार में कैसा था आज वहाँ पोलिंग बूथ के बाहर? भाजपा का माहौल ज्यादा दिखाई दे रहा था।
17 में गुलशन इस्पुनियानी। देखिए 17 में कांटे का कांग्रेस से मुकाबला है। छठी अभी बार है कि आपकी बार 5वीं बार है उनका जो लगातार? 5वीं बार 5 बार जीत चुके हैं। मुझे लग रहा है कि 5वीं बार वो चुनाव मैदान में हैं। तो मुझे लग रहा है कि गुलशन इस्पुनियानी को कांटे का मुकाबला मिला इस बार। आज तक इतना कांटे का मुकाबला उनको जीवन में कभी डिम्पल नहीं जैन मिला के होगा, अगेंस्ट। डिम्पल जैन। क्योंकि यहाँ पंजाबी वर्सेस लोकल, फिर जो पंजाबी क्या वोटर्स, वहाँ पे जो इलेक्शन है वो पंजाबी वर्सेस बनिया और अदर ऐसा वो कुछ मेरे को सुनने को मिला है? हाँ इस टाइप से बना। मैं वही कह रहा हूँ, पंजाबी वर्सेस लोकल का चुनाव बनाने का प्रयास किया यहाँ भाजपा ने। परंतु पंजाबी वोटर्स जो आरएसएस से और भाजपा से जुड़ा हुआ है, उन्होंने किनारा किया गुलशन इस्पुनियानी से कांग्रेस के सिंबल के कारण। मुझे लग रहा है कि कांटे का मुकाबला है। वैसे कुछ भी हो सकता है इतने कांटे के मुकाबले में। 18 नंबर वार्ड में कौन? यहाँ रितु स्वामी जो इंडिपेंडेंट है, उनकी टक्कर भाजपा की बेबी रानी रोहिला से, जो कि जितेंद्र रोहिला के परिवार से है, रोहिला स्कूल चलाते हैं और आरएसएस से जुड़ी पृष्ठभूमि है। वो वार्ड ज़्यादा बैकवर्ड बाहुल्य रहा है और पंजाबी बाहुल्य, जो कृष्णा कॉलोनी गुरचरणपुरा, यहाँ पंजाबी बाहुल्य, और वो पुराना राजू सहगल का वार्ड रहा है। तो मुझे लगता है जो डेयरीज का एरिया है वो भी इसी वार्ड में जोड़ा गया था। तो मुझे लग रहा है कि बेबी रानी रोहिला आराम से ये चुनाव जीत जाएंगी। उन्हें टक्कर में अगर कोई है तो कांग्रेस टक्कर में नहीं दिखा रही, रितु स्वामी वहाँ पे टक्कर में दिखाई दे रही हैं, इंडिपेंडेंट। हाँ जी, हाँ जी। 19 वार्ड में यहाँ पर विजय गोयल टक्कर दे रहे हैं। यहाँ विजय गोयल के मुकाबले में जो सामने उनकी टक्कर में नरेंद्र कौशिक और साथ में जय किशन राजौतिया, जो कई बार पार्षद रहे, उनके पुत्र अभिमन्यु राजौतिया भी अच्छे खासे वोट प्राप्त कर रहे हैं। एक बनिया समुदाय से जो श्याम परिवार वाले शिव कुमार आनंद भी अच्छे वोट हासिल कर रहे हैं। तो वहाँ नज़दीकी मुकाबला रहने वाला है, पर कंफर्ट जोन में विजय गोयल ही दिखाई दे रहे हैं। तो कांग्रेस की ये कह सकते हैं कि सीट पार्षद की जो है वो निकल सकती है। अगर हम उसके बाद अगले वार्ड पर वार्ड 20 कांटे का मुकाबला परवीन कौशिक और अनिल कुमार डिप्टी मेयर जो पूर्व में रहे हैं उनके बीच में। वो भी शायद 3 बार जीत चुके हैं पहले, मेरे को आई थिंक पूरा तो ध्यान नहीं है। 3 चुनाव जीत चुके हैं और उन्होंने कांटे का मुकाबला, उनका कुछ एरिया इसमें से कट भी गया था। ये न्यू विजयनगर ये एरिया उन्हीं के उसमें। हाँ जी, वहाँ कई प्रत्याशी निर्दलीय आ गए थे। एक सुरेंद्र शर्मा ने जो भी वोट्स लिए वो तो प्रवीण कौशिक को नुकसान किया, और जो बाकी हनुमान पंघाल या और जितने आशीष दबास, कई इस टाइप के प्रत्याशी थे जिन्होंने अनिल कुमार को डेंट करने की कोशिश की। पर देखते हैं यहाँ भी कांटे का मुकाबला रहने वाला है। पर अनिल 21 और 22 में मुझे कांग्रेस कंफर्ट पोजीशन में दिखाई दे रही है। एक तो 21 वार्ड में शमशेर जो प्रत्याशी थे पंचाल समाज से, 21 वार्ड गृह वार्ड था सूरजमल किलोई का, तो उस चीज़ का भी इस एरिया में तो सूरजमल किलोई के कारण वोट्स मिल गए होंगे, और उस एरिया में उनके खुद का भी प्रभाव था, उनका व्यक्तिगत प्रभाव था, उनका खुद का गांव था। इसलिए मुझे 21 नंबर वार्ड में मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। 22 वार्ड में भी मुझे कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस का मेयर प्रत्याशी तो 22 वार्ड से इजीली जीत जाएगा। जो पार्षद प्रत्याशी है वहाँ तिकोना मुकाबला हो गया, पर जो मुकाबला वो कांग्रेस के आशीष बुधवार की धर्मपत्नी और लीलू जो पहले चुनाव लड़ चुके हैं, लीलू जो हैं वो सुनारिया खुर्द से बिलोंग करते हैं, और जो बड़े गांव से बाकी ये 3 प्रत्याशी बिलोंग करते थे। इसलिए मुझे लगता है कि वहाँ पर क्लोज फाइट है, पर कांग्रेस और लीलू जो निर्दलीय प्रत्याशी उनके बीच मतलब ये कह सकते हैं कि बीजेपी 22 के 22 वार्डों में टक्कर में है। कांग्रेस ऐसी है कि 22 में से 12, 14, 15 वार्डों में अच्छी स्थिति में है। ऐसे तो बीजेपी जैसे 9 वार्ड में कहीं टक्कर में नहीं है, 13 वार्ड में कहीं टक्कर में नहीं है बीजेपी, तो कई वार्ड ऐसे हैं जहां पर लेकिन पहले या दूसरे नंबर पे तो है ना? नहीं, 9 वार्ड में पहले पे भी, तीसरे पे भी शायद ना आए, चौथे पे भी खिसक सकते हैं, और इसी प्रकार 13 वार्ड में भी बीजेपी चौथे तक खिसक सकती है। कई वार्ड ऐसे हैं जहां बीजेपी का भी बुरे हालात हैं, और
जो कांग्रेस ने 2 वार्ड्स में सिंबल नहीं दिया उसका कांग्रेस को बेनिफिट मिल रहा है, पोलिंग कम होने का भी कांग्रेस को बेनिफिट। परंतु लोग जो कयास लगा रहे हैं कि कांग्रेस का वर्कर और कांग्रेस का ग्रास रूट जो वोटर है वो वोटिंग के लिए नहीं निकला, बल्कि भाजपा ने अपनी पूरी ताकत वोटिंग करवाने में लगाई है। इसमें वो कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि भाजपा जब वोटिंग परसेंटेज कम होता है तो भाजपा को नुकसान होता है, कांग्रेस को फायदा होता है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को अब की बार वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, ये कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। देखिए, दोनों ही पार्टियां घबराई हुई हैं कम वोटिंग से। वो अभी जब पूरा डाटा एनालाइज हो जाएगा 285 बूथों में से किस बूथ पर कांग्रेस का प्रभाव था, वहां वोटिंग का परसेंटेज क्या रहा, किस बूथ पर भाजपा का प्रभाव था, वहां वोटिंग परसेंटेज क्या रहा। जितनी कम वोटिंग हुई है शहर के अंदर उसका नुकसान भाजपा को है, जितनी ज्यादा पोलिंग हुई है आउटर में उसका फायदा कांग्रेस को है। अभी बाकी तो परिणाम बताएंगे। और मतलब ये कह सकते हैं कि 12 मार्च को जब रिजल्ट आएगा तब तक ये 9 दिन प्रत्याशियों के निकालने बड़े मुश्किल हो जाएंगे। हाँ, उनकी धड़कनें दिल की बड़ी हुई धड़कनें हैं। जो है कंफर्ट जोन में ना कांग्रेस है ना भाजपा है। बिल्कुल। तो दोस्तों, आज हमने नगर निगम के 22 वार्डों और मेयर के लिए जितना वोट परसेंटेज हुआ उसके बाद का रुझान क्या निकला, कौन आगे है कौन पीछे है, इन सब चीज़ों पे हमने डिस्कस किया। आपको हमारी चर्चा कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं। जोगिंदर जी नमस्कार। धन्यवाद।